स्वागत आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी और संगीत चरवामकर जी हैं। पूरे देश में चुनाव का माहौल है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आसाम, पुडुचेरी, सब जगह उसकी बात आपने देखी। बंगाल में और तमिलनाडु में आज शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके लिए भी आपने उसका सारा अपडेट देखा। अब मैं थोड़ा और आगे की चुनाव की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश, यूपी में अभी वक्त है, अगले 2027 में 2027 मार्च में जो है इलेक्शन वहां पर होना है। 10 महीने। लेकिन यूपी की फिजा कैसे पूरी तरह अभी से चुनावी रंग में रंग रही है वो देखिए आप। महिला आरक्षण बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर यह अभियान चला के बताना चाहती है कि ये महिलाओं को, आदि आबादी को देश की उसका हक इस ऑपोजिशन ने नहीं देने दिया। विपक्ष जो है इसको अपनी जीत बता रहा है, तो उस पर भी बीजेपी कह रही है देखिए ये तो आपका हक, एक तो पहले हक को मारा और फिर उस पर जश्न भी मना रहे हैं। अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। आज लखनऊ में भी यात्रा निकली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस यात्रा की अगुवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं। वो सीएम हाउस से यूपी विधानसभा भवन तक पदयात्रा करते हुए पहुंचे। उनके साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी, वो भी पैदल चले। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुई। अब एक तरफ तो बीजेपी आक्रोश यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ यूपी में अपोजिशन के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव, उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से चुनावी कार्ड खेलने शुरू कर दिए। ऐलान, घोषणाएं उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। महिलाओं को सालाना 40,000 की पेंशन दी जाएगी। 40,000 रुपए सालाना, मोटा मोटा गणित 3,000 रुपया, 3,000 रुपया हो गया, 3,500 रुपया, ये उन्होंने बात कही है। और 2027 में चुनाव में जीत का दावा करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी की इस पदयात्रा को लेकर के तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा तो विपक्ष वाले करते हैं, बीजेपी मतलब प्रैक्टिस कर रही है विपक्ष में रहने की। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में, और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है, और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। 2-3 बातें कह दी अखिलेश जी ने कि ये पदयात्रा पे तंज कसा कि ये तो विपक्ष वाले करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये अपने ही बनाए कानून को लेकर पदयात्रा निकाल रहे हैं, मतलब महिला आरक्षण वाले कानून को लेकर के पदयात्रा निकाल रहे हैं। और वो जो मैंने आपको बताया, इन्होंने कुछ चुनावी ऐलान अखिलेश जी ने जो किए हैं। तो त्रिपाठी जी, तो पहले तो ये पदयात्रा वाली बात पर हो जाए बात। ये महिला आरक्षण का ये संशोधन बिल ना पास होना, इसको लेकर के जो पोजीशनिंग बीजेपी कर रही है देश में और जो जवाब विपक्ष दे रहा है, क्या मैसेज जा रहा है और किसका लाउडर मैसेज है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ा जरूरी है, और विशेष करके उत्तर प्रदेश में ये जरूरत बहुत, जिसको कहा जाता है ना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो ऐसे ही द्विगुणित करने की जरूरत है। क्योंकि आधे रह गए थे लोकसभा के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी आधी रह गई थी, मात्र 33 सीटें रह गई थी, पहले 73, फिर 63, फिर 33। तो बहुत भयानक स्लाइड है 19, 22 और 24 में, जो अगर उस हिसाब से कहें तो। अब उसको यहां के संदर्भ में अगर देखें, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए योजनाएं, उत्तर प्रदेश में इन सारी चीजों के बाद मान लीजिए कि ये बताने में कामयाब रह जाए कि भैया 120 सीटें होती और 40 महिलाओं के लिए आरक्षित होती, आप कल्पना कीजिए क्या होगा। जो अखिलेश यादव तंज कर रहे हैं वो हवा हो जाएगा, वो एकदम गायब हो जाएगा। क्योंकि 120 में 40 महिलाएं सांसद बनकर उत्तर प्रदेश से आ सकती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। हाँ। और जाहिर है जो पार्टी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी उसी के साथ तो लोग खड़े होंगे ना। और इसमें अगर अखिलेश ये तंज कर रहे हैं कि विपक्ष में रहने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो ये बात और ज्यादा, मतलब मुझे कई बार लगता है कि अखिलेश जी के तंज करने का कुछ वो सोचते हैं कि कब कौन सा तंज करना है।
तो अब अगर महिला आरक्षण वो कह रहे हैं, क्या उन्होंने कहा कि पहली बार कोई सरकार देखी कि जो अपने बिल को लेकर इतनी मेहनत कर रही है। अरे भाई, अपने बिल को लेकर ही मेहनत करेंगे ना। हाँ। इसका मतलब आपने कह दिया ना कि वो उन्हीं का मुद्दा था, उन्हीं का बिल था, उन्हीं का कानून था, तो महिलाएं किसकी सुनेंगी? जो उसके लिए मेहनत कर रहा है। नहीं, उन्होंने अपना महिला कार्ड चल दिया, 40,000 रुपए महिला हम देंगे आएंगे, तो हालांकि बड़ा अर्ली है अभी ऐसी घोषणाएं करना। नहीं, और ये तो बस 4.5 लाख करोड़ रुपया कहां से लेके आएंगे? सिर्फ 4.5 लाख करोड़। अच्छा, कमाल है सर। नहीं, लेकिन ये 3-3 हजार रुपया तो मतलब भाई बीजेपी ने बंगाल में अनाउंस नहीं किया हुआ 3,000 रुपया। वही कह रहा हूं कि अलग अलग जो भी ये योजनाएं हैं उन सब का, जिसको कहते हैं इसे खुलेआम कोई खजाना बट रहा है कि अलादीन का चिराग घिसा हो गया। यूपी में इतने पैसे, कहीं भी इतने पैसे हैं सर। वैसे दिल्ली में घोषणा की थी, दिल्ली में महिलाओं को दिए क्या? अभी शुरू नहीं। अरे महाराष्ट्र में मिले क्या? नहीं, महाराष्ट्र में तो जा रहे थे। कहाँ गए? पूरे नहीं गए, वो बाद में उन्होंने छट्टी करी स्क्रूटनी कि ये पात्र महिलाएं नहीं है। तो ये लोग मैं तो कहता हूं कोई भी पार्टी आपसे वादा करे तो जान लीजिए कि ये पूरा देगी नहीं। सर, यूपी का क्या कह रहा है सियासी टेम्परेचर? अभी तो शुरू हो रही है बातचीत, ठीक है। यदि समाजवादी पार्टी अपना जो 2024 का चुनाव है उस टेम्पो को बनाकर रखती है तो बेहतर कर सकती है कि किस तरह से काम वहाँ पर हो रहा है। और ये तो अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने कानून के लिए लड़ाई लड़ रही है, पदयात्रा कर रही है, तो वो एक माहौल बनाना चाहती है जो संसद में नहीं हुआ उसको वो एस्टेब्लिश करना चाहती है कि इन लोगों ने रोककर किस तरह से काम किया है, नहीं किया है। भाई, योगी जैसा आदमी भी जब पदयात्रा करते हैं तो फिर वो खबर तो बनती है ना, खबर बनती है, तो इसलिए वो बड़ी बात है कि, और वो उनको नेगेटिव तरीके से जाएगी ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, पॉजिटिव ही जाएगी। लोग कहेंगे कि भाई अपने कानून के लिए, महिलाओं के लिए कितनी सीरियस है वो, सीरियस है भारतीय जनता पार्टी, उस पर वो काम कर रही है। अखिलेश जी का अपना तंज का है, लेकिन ये 3,500 रुपये को भी आप नॉन सीरियसली मत लीजिए। कितना मिलेगा नहीं मिलेगा इसका असर तो हम लगातार चुनावों में देख रहे हैं ना। और आज तो बात मत कीजिए कि भाई लोग नहीं देते, आज तो बीजेपी 3,000 रुपये दे रही है बंगाल में। नहीं, बंगाल में अभी उन्होंने 3,000 रुपये देने का वादा किया। तो जो जिसको देगा, जितना देगा नहीं देगा, लेकिन उसका असर तो होता है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जेब में रुपया टन से जाता है तो खन से बोलता है वोट में। लेकिन सर मुझे लगता है 33% आरक्षण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार पदयात्रा कर रही है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को घोषणा करनी चाहिए महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। भाई, ये आपको हम गारंटी देते हैं कि जो सीटें आरक्षित होंगी वहाँ परिवारवाद लोगों को टिकट नहीं मिलेगा कि पुरुष का टिकट कर रहा है तो उसकी पत्नी को, बेटी को, बहू को, उसी परिवार को हम टिकट देंगे। हम आम महिलाओं को, जो महिला राजनीति में नहीं है, ऐसी महिलाओं को लेकर आपने थोड़ी ज्यादा आगे की चिंता कर ली लेकर आएंगे तो मुझे लगता है महिला में उसका असर ज्यादा जाएगा। महिलाओं को अपील आप कैसे करोगे? आप ये कहते हो कि हमने 33% किया, तो महिला तो जानती है कि भाई जिनके लिए आरक्षित किया है, पति का कटेगा तो पत्नी को मिलेगा, या बहू को मिलेगा, या बेटे को मिलेगा। कटने वाला सवाल ही नहीं है। इनकी अर्जी सुन लीजिए। एक निवेदन है, न इनके पत्नी को मिलना है, न इनकी माताजी को मिलना है, न इनकी बहन जी को मिलना है, ऐसे हम सब के किसी को नहीं मिलना है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए जो सांसद 543 में महिलाओं को देने को तैयार नहीं है, अगर आप ये बात कह देंगे तो 850 भी करने को तैयार नहीं होंगे, उनको कोटा भी नहीं देंगे। देने दीजिए, थोड़ा हिस्सा इन परिवारवादियों के भी पेट में चला जाएगा, लेकिन नई लड़कियां, नई महिलाएं भी कुछ टिकट पा जाएंगी, शुरुआत हो जाएगी। मुझे लगता है 850 करिए, आरक्षण करिए, इस पर अभी सिर्फ बात कीजिए। आगे बढ़ते हैं सर। मैं एक खबर आपको, अब आप कहेंगे आप कहां पहुंच गए, आप अभी तो इतनी दूर की बात है, गुजरात की बात है। लेकिन सुनिएगा, गुजरात में इस वक्त छोटा चुनाव चल रहा है, लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहा है। गुजरात की लोकल बॉडीज में बीजेपी के 700 से ज्यादा कैंडिडेट्स निर्विरोध जीत चुके हैं। पिछली बार सिर्फ 200 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीती थी, इस बार 700 हो गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, वो भी इस लोकल बॉडी इलेक्शन में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अब ओवैसी जी ने गुजरात में डेरा डाला हुआ है। सूरत में वो थे और सूरत में उन्होंने खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। अब ये बयान वैसे तो कोई नया नहीं है, ये वो हमेशा ही ये कहना, और अब तो वो यही कहते हैं कि अपनों को जिताओ, मतलब मुसलमान को जिताओ। लेकिन जिस अंदाज में ये गरजे थे वो थोड़ा मतलब माहिर है, बोलने के तो माहिर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आप सुनिए जरा, अगर क्यों यूथ खास तौर पर अट्रैक्ट हो रहा है ओबीसी की तरफ, इस भाषण को सुनेंगे आपको लगेगा। हमको डराया जाता है, वोट नहीं डालेंगे तो बीजेपी आ जाएगा। ये बचपन में कभी मां अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहती थी कि जल्दी सो जाओ वरना फुला आ जाएंगे। अब ओवैसी कह रहा है कि सोना नहीं, कौन आता देखेंगे, देखकर मुकाबला करेंगे। हमको सुलाया गया, ये कहानियां सुना कर कि वोट नहीं डाले तो वोट जीत जाएगा। अरे हम तो
70 साल से हमारे दादा परदादा तुमको ही वोट डाल रहे, मगर नुकसान हमारा हुआ। मेरी मस्जिद शहीद हो गई, मेरी बेटियों की अस्मत रेजी की गई, बेघर मैं हो गया, गोलियां मेरे बच्चों के सीने पर दाग दी गई, स्कूल मेरे बच्चों को नहीं मिला, कॉलेज मेरी बेटियों को नहीं मिला, और तुम आज आकर कहते हो कि वोट नहीं डालेंगे तो वो जीत जाएंगे। अरे कब तक डालना हम बताओ? एक नस्ल, 2 नस्ल, 4 नस्ल और डाल चुकी हैं, मगर तुम कुछ करते ही नहीं। हमारा हाल ये बनाकर रख दिए। अब ओवैसी साहब बड़ी सीधी चोट कर रहे हैं, बहुत सीधी चोट कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं, अच्छा ये बात बिल्कुल वैसी है जो बीजेपी कहती है, मुसलमानों तुम्हें क्या मिला इन पार्टियों को वोट दे करके, वही ओवैसी पूछ रहे हैं। इनका कहने का अंदाज जुदा है, ये उसमें विक्टिम बन के बोलते हैं। बीजेपी जो है ये कह के कहती है कि हमारे डर से, हमारा डर दिखा के तुमको कब तक लोग जो है बेवकूफ बनाते रहेंगे, जरा इसके बारे में सोचो। लेकिन ओवैसी की ये बात जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन घर कर रही है। ये आपको हर इलेक्शन के अंदर दिखाई देगा। और अभी देखते हैं गुजरात के अंदर क्या होता है। सर क्या कहना है? नहीं देखिए, गुजरात में तो बड़ा क्लियर डिवीजन है। जिस तरह यूपी में था, यूपी में भी बहुत भीड़ अट्रैक्ट किया था इन्होंने, वेस्टर्न यूपी में खास करके, लेकिन उसका नतीजा क्या आया? 0। बिहार में उन्होंने डिफरेंस लाया था, पिछले बार भी लाया था, हालांकि वो सारे आरजेडी में चले गए थे। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कोई ज़्यादा असर होगा, और जिस तरह की बातें ये करते हैं वो ज़्यादा इंस्पायरिंग रहता है यूथ को, और वो अल्टीमेटली वोट में ट्रांसलेट नहीं होता। गुजरात में तो क्लियर डिवीजन है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ गुजरात पूछ ही नहीं रहा, मैं मतलब मैं तो ये जो जहां ये चोट कर रहे हैं उसका असर इन लार्जर पर्सपेक्टिव पूछ रहा हूं। नहीं, इनका ऑडियंस भी लार्जर ही रहता है, लिमिटेड ऑडियंस रहता भी नहीं है, पूरी दुनिया के उस अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सब जगह सब पार्टियां कहती हैं बीजेपी की टीम भी है, क्योंकि वो बंगाल में भी यही हुआ, आपने देखा। और बंगाल में कितने सक्सेसफुल होंगे ये सब जानते हैं कि अल्टीमेटली जो डिवीजन हुआ वो दूसरी जो पार्टी थी हुमायूं कबीर वाली, उनके बाद इनका कोई वजूद वहां नहीं रह गया, और अल्टीमेटली तृणमूल के पास ही सारी वोट जाएगी। यहाँ भी वो ऑडियंस इनका लार्जर है। भले ही वो गुजरात में कर रहे हैं, और गुजरात में पिछले बार समीर जी बता भी रहे थे कुछ सफलता मिली थी, शायद इनको असेंबली में कोई सफलता नहीं मिली, कुछ कॉर्पोरेशन पार्षद वगैरह जो है वो इनके जीते थे। लेकिन इनकी कोशिश तो ये है ना कि मुसलमान जो है वो समाजवादी के, आरजेडी के, कांग्रेस के, टीएमसी के, इनके मतलब इनके पिछलग्गू ना रहे, या यही ऑप्शन है, ये मत मान के चलो कि इनके अलावा कौन। नहीं, देखिए जो आप मतलब आप दोनों लोग कह रहे हैं ना कि लिमिटेड ऑडियंस नहीं है, लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। ओवैसी की बात देश का मुसलमान सुन रहा है। आप इसको अच्छा माने, बुरा माने, खतरा माने, एक्सट्रीम पॉलिटिशियन माने, लेकिन ओवैसी की बात सुन रहा है। और पहले क्या था कि पहले बड़े मतलब कुल मिला के क्या है कि हैदराबाद से आगे जाते नहीं थे, हैदराबाद के भाईजान वहीं रह जाते थे। लेकिन अब ये वहां से जब निकले, वहां तो कमजोर हो गए क्योंकि सरकार में हिस्सेदारी नहीं रही, अब तो सरकार नहीं रही, लेकिन बाहर इनका प्रभाव हो रहा है। महाराष्ट्र में आप मुंबई देख लीजिए, आप दूसरी जगह औरंगाबाद, संभाजीनगर जो हो गया वहां देख लीजिए, तो इनका प्रभाव बढ़ रहा है। बिहार में सीटें लगातार जीत लेते हैं, उत्तर प्रदेश में छिटपुट थोड़ा बहुत ले आते हैं, गुजरात में, अहमदाबाद में 7 काउंसलर इनके हो गए थे। गोधरा में जितनी सीटें लड़े थे लगभग इनका 80% स्ट्राइक। गोधरा में तो शायद इनके पास ही, गोधरा में 9 में 7 इन्हीं के, 12 में से 9। तो मुझे लगता है कि ये जब आपको इंपैक्ट होता हुआ दिखे तो ये सचमुच चिंता करनी चाहिए उन पार्टियों को जो कहते हैं कि नहीं मुसलमान तो हमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन देश के तौर पर दूसरी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो समर्थक वर्ग है वो बहुत अतिरेकी बात कर रहा है, बहुत ज्यादा। चलिए ये बात डिटेल में किसी और दिन करेंगे। आगे मैं आपको अगली खबर बताता हूं, ये भी थोड़ी चिंता वाली खबर है। राजस्थान के बालोतरा रिफाइनरी में आग लग गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, सबके कान खड़े हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बाहरी लोगों का प्रवेश यहां पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सोमवार को मतलब कल हीट एक्सचेंजर सर्किट में हाइड्रोकार्बन लीकेज की वजह से कच्चे तेल को साफ करने वाली 2 यूनिट में आग लग गई थी। धुएं का गुबार और आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर से देखा गया था। ये जो रिफाइनरी है 79,459 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। और ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करने वाले थे। उससे पहले कल ये हादसा हो जाना, आग लग जाना, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे। तो अब ये जो है कुछ हलकों में ऐसी भी चर्चा होने लगी है कि कहीं इसके पीछे कोई साबोटाज जैसी बात तो नहीं है, क्योंकि ये एक तो बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट था और प्राइम मिनिस्टर के इनॉग्रेशन से ठीक एक दिन पहले ऐसा हो जाना तो ठीक है, इससे थोड़ा सिक्योरिटी एजेंसीज के कान तो खड़े होने चाहिए। समीर जी।
निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ पर उद्घाटन करने जाने वाले थे, उसके 20 घंटे पहले वहाँ पर इस तरीके से लग जाना। हरदीपुरी तो रास्ते में थे जब वो वहाँ पहुँचने वाले थे। अच्छा। और 13 साल से इसका इंतजार किया जा रहा था राजस्थान में, इस रिफाइनरी का, कि 13 साल बाद जब रिफाइनरी बनेगी मतलब। और राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था इस रिफाइनरी को लेकर, तमाम लेकर। लेकिन जिस तरीके से जो घटना घटी, निश्चित चिंता करने वाली बात है। जांच कमेटी मुख्यमंत्री ने बिठा दी, भजन लाल जी खुद वहाँ पर रिफाइनरी में गए, लोग वहाँ पर गए, सारे बड़े अधिकारी वहाँ पर गए। लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा प्रकल्प था, 80,000 करोड़ रुपए का इसके अंदर था। जिस तरीके से क्रूड ऑयल को लेकर दुनिया भर में चल रहा है, इतनी बड़ा रिफाइनरी प्लांट वहाँ पर लगाया जाना राजस्थान के अंदर, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन ये होना, और ये कहा जा रहा है कि पिछले 3 महीने से लगातार टेस्टिंग चल रही थी। 48 और HPCL का है ना? हाँ, HPCL और 48 घंटे पहले ये पूरा कंट्रोल में आ गया था कि प्रधानमंत्री की यात्रा होने वाली हो। प्रधानमंत्री जहाँ रैली संबोधित करने वाले थे, वहां से खाली 1 किलोमीटर की दूरी पर यह रिफाइनरी थी, तो वो भी सुरक्षा कारणों से उसको पूरा ले लिया गया। उसके बाद इस तरीके से होना और इतनी भीषण आग लगना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात है। एक बड़े प्लांट का, हालांकि कह जा रहे हैं कि 6 महीने के अंदर उसको वापस ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। नुकसान तो हो गया ना सर? हाँ, 6 महीना मतलब फिर टल गया, पैसा उतना लगेगा। 13 साल से बन रही है। 13 साल से बन रहा था। नहीं, 13 साल से बन नहीं रही है। फिर 2013 में सोनिया जी ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन न तो कोई क्लियरेंस हो पाया, न कोई MOU हो पाया। इसका शिलान्यास हुआ फिर 2018 में नरेंद्र मोदी ने किया, और अभी ये 18 से मतलब अभी 8 साल तो तब भी मतलब ये मैं इसके लिए बता रहा हूं। और दूसरा एक चीज, ये मैं दूसरे के हवाले से कह रहा हूं, लेकिन चर्चा जरूर होनी चाहिए। ये कोई रयान रोजबियानी है, इन्होंने जो लिखा है ये सुनना चाहिए कि दुनिया के अलग अलग देशों में पिछले कुछ दिनों में ही 45 दिन में 6 रिफाइनरीज में कोई न कोई दुर्घटना हुई है। जब से ये युद्ध चल रहा है तब से ये सब कुछ, यानी जब से 28 फरवरी से लेकर आज तक, तो यहां भी कोई बड़ा सबोटाज नहीं है, ये कहना थोड़ा सा लेकिन ये बात तो है, इसकी जांच होगी, सब पता चलेगा। अब आपको अगली खबर में बताता हूं। आपने खबर देखी थी केजरीवाल जी की, कि उन्होंने कहा था कि मेरी सुनवाई हाईकोर्ट में जज साहिबा ना करें। जज साहिबा ने इनकार कर दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, यहां मामला दूसरा है। इनकी दोहरी नागरिकता के मामले में न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है, और खुद ही कर लिया है। इसके साथ ही सुनवाई के लिए नई बेंच को नॉमिनेट करने के लिए की फाइल जो है वो मुख्य न्यायमूर्ति के पास भेजने के निर्देश दे दिए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने हाल ही में दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जज ने यह फैसला याचिकाकर्ता की पोस्ट से नाराज होकर लिया। याचिकाकर्ता ने पोस्ट किया था कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो उसे वापस कर दें, नहीं तो आपको जेल जाना होगा। हालांकि उसने अपनी पोस्ट में जज का जिक्र नहीं किया था। ये बाद में फिर अब ये जो है फिर ये हुआ कि भाई नोटिस नहीं गए हैं अगर दूसरा सभी पक्षों को, तो अभी इसको रोक दिया जाए। और अब ये बात सामने आई है कि जज ने खुद को इससे रिक्यूज कर लिया है। सर मैं तो फाइनल स्टेटस ही भूल गया, क्या इस केस का FIR है कि नहीं है? वापस ले ली जज ने ना, वापस हो गई ना? वापस ले ली, वापस हो गई। और जज साहब भी नहीं सुनेंगे इसको? जज साहब भी नहीं सुनेंगे। नहीं, उन्होंने केस से रिक्यूज किया है। अरे केस से मैं कह रहा हूं, लेकिन अभी तो अब नई बेंच फैसला करेगी ना कि FIR होगी नहीं होगी, उसकी बात है। लेकिन ये कुल मिलाकर पॉलिटिकल केस है। अब उनकी दोहरी नागरिकता, 20 साल से तो करीब करीब वो सांसद ही हैं। 20 साल से जो सांसद है उनकी दोहरी नागरिकता पर, और 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी किसी की दोहरी नागरिकता पर यह साफ नहीं हो रहा सरकार की तरफ से कि भाई वो है कि नहीं है। इसको स्पष्ट करना चाहिए। तो इसलिए दोनों लोग इस केस को चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फायदा ये कि ठीक है, चलता रहे केस के। एक बात है सर इसमें ना, मैं वही आपसे समझना चाहता हूँ। पहले ये था, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो बहुत सालों से ये चल रही है, कुछ सेक्शन में ये बात उठती है। पहले ये एक बात फ्रिंज करता था, भाई ऐसा कर दिया राहुल गांधी के पास तो दूसरे देश में की नागरिकता है, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग करते थे। लेकिन उसको माना गया कि ये केवल फ्रिंज कर रहा है। इस पे पहली बार मेन स्ट्रीम में आया मामला। एक इस पे मैं कुछ अगर बोल पाऊँ, देखिए ये एक केस जो है ना, इसका एक प्रेमाइस है कि इंग्लैंड में, UK में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसा जो हमारे यहाँ है, उस पर किसी ने एक याचिका डाली कि क्या राहुल गांधी वहाँ के नागरिक हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं उसके बारे में हम रिप्लाई नहीं करते। अगर किसी इंस्टीट्यूशन से आता है, कोई सरकार से आती है, तब हम इसका, तो ये पूरी जो याचिका करता है या जो पूरी बॉडी है, इसको ये मान के चल रही है कि चूंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं इसलिए इनकी दोहरी नागरिकता होगी। अब यही है ना, सौरभ जी और अमिताभ जी के बारे में कोई अमेरिका में, इंग्लैंड में कह दे कि आपने यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो वो नहीं देंगे। इस पर ही पूरा
वहां की जो लॉ ये कहता है कि इंडिविजुअल केसेस पर इंडिविजुअल व्यक्ति को हम रिप्लाई नहीं देंगे। अब इस पर वो कह रहे हैं कि अब सरकार उनसे इंफॉर्मेशन मांगे, इसका याचिका है। तो मुझे ये लगता है कि हमेशा इंडिविजुअल के केसेस में अगर सरकार पूछेगी तो क्लियर होगा, लेकिन एफआईआर का यहां कोई आधार नहीं बनता है मेरे हिसाब से। हालांकि ये तो नहीं, वो लीगल ये क्लेम किया जा रहा था कि कुछ नई जानकारियां आई हैं, इसीलिए ये एफआईआर के आदेश दिए गए थे। खैर फिर बाद में इसको वापस ही ले लिया गया। अब इसमें सरकार को क्लेरिफाई करना पड़ेगा सर। वही तो कह रहा हूँ कि सरकार के पास तो सिटीजनशिप का सारा हिसाब किताब होगा ना, और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, 4 बार के एमपीज हैं, 20 साल से वहाँ पर हैं, तो और यदि मान लीजिए इंग्लैंड का, क्योंकि वो वहाँ स्टडी कर रहे थे सिक्योरिटी रीजन से, वहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ कि इस पर हम लोग राय नहीं दे सकते। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि भाई क्या उनकी सिटीजनशिप का कोई मसला है कि नहीं है। बल्कि कोर्ट में भी यदि जाता तो कोर्ट भी कहते होम मिनिस्ट्री को नहीं, बट आप कोर्ट का फ्लिप फ्लॉप क्यों हो रहा है? नहीं, अब ये तो मतलब इतना कठिन तो नहीं था, आप सब लोगों ने मिलकर कठिन किया हुआ है। गांधी परिवार के ऊपर कभी भी आज तक कोई कोर्ट इस तरह से, मतलब इस तरह के मामले कोर्ट तो सरकार करे ना, सरकार बैठी है। सरकार तो ठीक है, लेकिन कोर्ट में भी इस तरह से कोई जज कह दे कि हम नहीं सुनेंगे, साफ साफ निर्णय सुना है। फिर दूसरा क्या है कि हम इसको कह रहे हैं कि कुछ था नहीं, लेकिन ब्रिटिश नागरिकता को लेकर सवाल लगातार उठते रहे और उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। तब भी नहीं आया जब यूपीए की सरकार थी, अब भी नहीं आया जब इनकी सरकार है बीजेपी की। दूसरा ऐसा ही मसला है कि सोनिया जी नागरिक कब बनी और वोटर कब बनी, उसका भी मामला चल रहा है, उस पर भी कोई आज तक कार्रवाई नहीं। तो कई बार यह भी लगता है ना कि शायद भारतवर्ष में कई लोग हैं जहां पर कोई जज भी सोचता है कि उन पर निर्णय सुनाए या नहीं सुनाए, उनसे जुड़े हुए कई मामले आते हैं, उस पर चर्चा तक कोई नहीं कर पाता, वरना सामान्य मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं आप? होम मिनिस्ट्री इस पर साफ कर सकती है ना, या अरविंद केजरीवाल जी की तरह से आप बात कर रहे हैं कि भाई सब मिले हुए हैं जी। होम मिनिस्ट्री तो आपके हिसाब से एक पक्ष है ना, लेकिन सर एक पक्ष नहीं है, वही पक्ष है। होम मिनिस्ट्री को तो आप एक पक्षी मान रहे हैं ना। होम मिनिस्ट्री पक्ष नहीं लेकिन है, यहाँ तो असली बात यह है ना कि जज साहब निर्णय दे रहे हैं और वापस ले रहे हैं। हमने तो ऐसा दोनों बातें ये भी ठीक कह रहे हैं भाई, इसमें किसी के पास जानकारी हो सकती है तो वो सरकार है। और आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है भैया, एफआईआर के आदेश दे दिए तो किसी बिना पे दिए होंगे। मैं यही कह रहा हूं ना, आज तक मुझे एक भी ऐसा उदाहरण नहीं कि वही जज वही बेंच कहे कि ये करो और फिर कहे कि ना करो, फिर कहे कि हम सुनेंगे ही नहीं। हमें तो नहीं याद है, कोई याद है तो बताइए। लेना पड़ेगा। मैं तो कहता कि इस देश में ऐसे भी तो जज हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव ही खारिज कर दिया था। नहीं तो ऐसे भी जज हुए जिन्होंने राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म कर दी थी, ऐसा नहीं है।